अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, जिसे आप लंग कैंसर भी बोलते हैं। तो काफ़ी बड़ी वीडियो होगी, तो इसको कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। तो सबसे पहले तो ये है कि ये मिलिग्रेन ट्यूमर होता है, और ये जो हमारे एपिथेलियम होता है वो ब्रोंका कि उधर से राइज करता है और फिर ये आगे मूव करता है लंग्स, पूरे लंग्स में या फिर डिफरेंट पार्ट्स में, वो हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स होती हैं मेजर जो है। पहली है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ये 20% होता है। उसके बाद जो है नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। तो इसके आगे फिर फर्दर 3 टाइप्स हैं। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा 30% है, एडिनो कार्सिनोमा 35% हो गया, और इसकी फिर एक और सब वेरिएंट है एडिनो कार्सिनोमा का, ब्रोंकोअल्वुलर कार्सिनोमा, ये 1% होता है। और फिर आ जाता है लार्ज सेल कार्सिनोमा। देखते हैं कि ये हमारे पास लंग्स हैं। जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है ये सेंट्रल इन ओरिजिन होता है, मतलब ये इधर अफेक्ट करता है सेंटर में बिल्कुल। और इसके साथ जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है ये दोनों एयर सेंटर में एक्ट करते हैं। तो ये दोनों इसलिए डेंजरस होते हैं क्योंकि जो हमारे एज इसके साथ में जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसकी वजह से इनमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो अफेक्ट करते हैं। और जो दूसरी हमारे पास है एडिनो कार्सिनोमा हो गया, और दूसरा हमारे पास लार्ज सेल कार्सिनोमा है। लार्ज कार्सिनोमा जो है वो पेरिफेरल हो जाते हैं, इस वजह से वो थोड़ा कम डेंजरस होते हैं बनस्बत इनकी। अब हम देखते हैं इसकी टियोलॉजी। इसमें जो सबसे पहले होता है वो स्मोकिंग है। 80% जो है स्मोकिंग की वजह से होता है, और इसके लिए आपको 25 ईयर स्मोकिंग चाहिए। और कॉमनेस्ट जो होता है इसके अंदर स्मोकर के अंदर वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, जो स्मोकिंग की वजह से होता है स्मोकर्स के अंदर, वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, कॉमनेस्ट है सबसे ज़्यादा। उसके बाद आ जाते हैं नॉन स्मोकर। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्मोकर्स को हो सकता है, नॉन स्मोकर को भी लंग कैंसर हो सकता है। नॉन स्मोकर को जो होता है उन्हें एडिनो कार्सिनोमा होता है। उसके बाद आ जाते हैं इंडस्ट्रियल हैज़र्ड, जो इसकी काजेज़ हैं। इंडस्ट्रियल हैज़र्ड्स में जो है हमारे पास यूरेनियम है। यूरेनियम की वजह से जो होता है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा होता है, और एस्बेस्टोस जो है एलिमेंट, इसकी वजह से एडिनो कार्सिनोमा होता है। इसके अलावा विनाइल क्लोराइड है, आर्सेनिक, क्रोमियम, निकल, मस्टर्ड गैस, उनकी वजह से भी हो सकती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कार्बन 14 है उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद है कि कोई अगर प्रीवियस लंग स्कार हुआ है, टीबी या इन्फार्क्शन हो, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से इन्फार्क्शन हुआ है, स्कार, ट्यूमर, तो उसकी वजह से भी एडिनो कार्सिनोमा हो सकता है, या दूसरे भी हो सकते हैं। उसके बाद हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। इसकी पैथोजेनेसिस बस इतनी सी है कि इसके अंदर एक्टिवेशन होती है प्रोटो ऑन्कोजीन्स की, जो इनिशिएट करते हैं ट्यूमर प्रोड्यूसिंग जीन्स को। प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो हमारे अंदर कैंसर काज करते हैं, उनकी एक्टिवेशन होती है। और सप्रेशन किन की होती है? इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेशर जीन, मतलब जो उन्होंने जो हमारे पास जीन होते हैं जिन्होंने उसको ट्यूमर को सप्रेस करना, तो वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो सब ज़ाहिर है फिर कैंसर हमारे जिस्म में फैल जाएगा। अब जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है उसके अंदर एक्टिवेशन होती है माइक जीन की और साथ में राफ जीन की, इनकी एक्टिवेशन होगी। और इसके अंदर इनएक्टिवेशन होती है P53 और RB जीन्स की, इनकी इनएक्टिवेशन हो जाएगी और इन दोनों की एक्टिवेशन हो जाएगी। इस वजह से हमें स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा होगा। अब आ जाता है नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में एक्टिवेशन होती है KRAS की और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जीन जो है, इनकी एक्टिवेशन हो जाएगी। और इसमें इनएक्टिवेशन होती है सिर्फ P53 जीन की। तो इस वजह से हमें होगा नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। तो ये तो इनकी इतनी सारी पैथोजेनेसिस है। अब हम देखते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी 1 बाय 1। सबसे पहले हमारे पास मॉर्फोलॉजी में आ जाता है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ये 20% है जो कि, और ये 20% स्मोकर्स होते हैं, इसके अंदर यूरेनियम एक्सपोजर की वजह से होता है, और ये सेंट्रल इन ओरिजिन होता है, ये वाला जो होता है। और अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप पे अगर हम देखेंगे तो हमें इसका किस तरह नज़र आएगा। जो एरिया होगा स्कीमिक नेक्रोसिस होगी, हेमर्जिक, इसका जो हम देखेंगे अगर माइक्रोस्कोपिक मतलब अपनी आंखों से देखेंगे अगर हम ब्रोंकोस्कोप डाल के, तो उसमें हमें एरिया ऑफ स्कीमिक नेक्रोसिस नज़र आएगा, और हेमर्जिक होगा वो जो एरिया होगा। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली इसको देखते हैं तो हमें क्या इधर मिलेगा कि पुअरली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे। मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब है कि वो जो अपने ओरिजिन के साथ रिजेंबल नहीं करते होंगे, तो इसीलिए हम उसे पुअरली अनडिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं। डिफरेंशिएटेड वो होते हैं जो अपने ओरिजिन के साथ मिलते हैं, जैसे हेपेटोसाइट्स है तो उस हेपेटोसाइट इसके अंदर कोई मसला हेपेटोमा हुआ तो उसके अंदर जो सेल होंगे, बिनाइन ट्यूमर है तो उसके अंदर जो सेल होंगे
फॉर एग्जांपल करते हैं हेपेटोसाइट से, तो इस तरह इधर नहीं होगा, तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होंगे। प्लियोमॉर्फिज्म, डिफरेंट साइज की शेप्स होगी, उनकी साइज की शेप्स होगी। माइटोटिक एक्टिविटी तो साफ ज़ाहिर है बड़ी हो रही है, तभी तो मसला हो रहा है सारा। और डेंस क्रोमेटिन जो न्यूक्लियर मटेरियल वो काफ़ी डेंस होगा। उसके बाद ये है कि ये जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है, ये राउंड स्मॉल सेल होता है लिम्फोसाइट्स की तरह, उसके अंदर एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और इसीलिए इसको ओट शेप की तरह होता है, तो ओट सेल भी बोलते हैं। उसके बाद है कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो सिक्रीट करता है काफ़ी सारे सब्सटेंसेस को, तो उस सब्सटेंसेस में जो है ADH को बढ़ाता है, ACTH को बढ़ाता है, ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है, प्रोलैक्टिन को बढ़ाता है, और काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ भी सिक्रीट करता है किसके अगेंस्ट, VGCC जो है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट जो अपनी एंटीबॉडीज़ भी देता है, उसकी वजह से इटल लवार्ड सिंड्रोम होती है। प्रोलैक्टिन बढ़ाता है। उसके बाद ये है कि ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन बढ़ाएगा तो एक्रोमेगाली हो जाएगी। अगर ACTH को बढ़ाता है तो उसकी वजह से एक्टोपिक कुशन सिंड्रोम होती है। अगर दूसरे नंबर पे ADH बढ़ाएगा तो उसकी वजह से हमें एक्टोपिक SIADH होती है। तो ये इनको हम उसमें बोलते हैं, आगे देखते हैं पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम इनको वैसे बोलते हैं सारों को, तो ये हम आगे देखेंगे विषय। उसके बाद हम देखते हैं नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। पहले हमने स्मॉल सेल की मॉर्फोलॉजी देखी, अब हम देखेंगे नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। तो इसके अंदर इसकी 3 टाइप्स हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले जो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये 30% है। इसके अंदर जो एपिथेलियम होता है, कोलमनर एपिथेलियम होता है, जब हम सिगरेट पिएंगे मेटाप्लेजिया होगा और स्क्वामस एपिथेलियम एनाप्लेजिया में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर मैलिग्नेंसी हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा जो है ये नॉन स्मोकर्स के अंदर होता है, एस्बेस्टोस एक्सपोजर की वजह से होता है, स्कार ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी कुछ इस तरह है कि इसके अंदर भी सिलियरी कोलमनर एपिथेलियम हमें मिलेगा, और ये जो सिलियरी कोलमनर एपिथेलियम होगा ये एक्चुअली गोबलेट सेल ग्लैंडुलर एपिथेलियम होगा, और उनका क्या काम होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम का, वो म्यूसिन की सिक्रेशन कराते हैं। अब अगर ग्लैंडुलर एपिथेलियम मैलिग्नेंट हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगी कि एक्सेसिव म्यूसर प्रोडक्शन होगी, तो इस वजह से म्यूकस की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। उसके बाद आ जाता है इसका जो एक सब वेरिएंट है ब्रोंको एल्वुलर कार्सिनोमा, जो 1% है। अब इसमें क्या होगा कि एल्वुलर एपिथेलियम जो है उसके अंदर टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं, और जो क्या करते हैं सर्फेक्टेंट की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम, जो हमें इसके अंदर मिलती है एडिनो कार्सिनोमा के अंदर। उसके अंदर हमें क्लबिंग मिलेगी, और HPO जो है इसका मतलब है हाइपरट्रॉफी पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, तो ये हमें इसके अंदर मिलता है, और इसके अंदर PTH भी बड़ा होगा जो हमें एडिनो कार्सिनोमा के अंदर मिलेगा। उसके बाद आ जाता है लार्ज सेल कार्सिनोमा। अब लार्ज सेल के अंदर क्या होगा कि ये एक स्लो ग्रोइंग पेरिफेरल मास है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म क्लियर होते हैं, तो इसीलिए इसकी चांसेस होते हैं कि रिकवरी के, मतलब प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा होता है इसका। उसके बाद ये होता है कि इसके अंदर जायंट एनाप्लास्टिक सेल होता है विद सेंट्रल वेजिकुलर न्यूक्लियस के साथ। तो ये कुछ है लार्ज सेल के बारे में कार्सिनोमा के। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स और आगे सारा इसका इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट।